वेलकम टू वेस्ट प्लस। और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे 14 जून के डेली करंट अफेयर। तो आज के टॉपिक होंगे अपने, सबसे पहला टॉपिक होगा सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली यानी कि PFMS। सेकंड टॉपिक है राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग। नेक्स्ट है जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद, राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल। और अंतिम टॉपिक है भांग को गैर अपराध घोषित करने वाला एशिया का पहला देश कौन बना है, तो वो भी हम देखेंगे। तो एक बार देख लीजिए, यह है सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली, फिर राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक, फिर विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP। ठीक है, MSP की गणना कौन करता है वो सब हम इसके अंदर देखेंगे। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग, संरचना, शक्तियाँ और इसके कार्य भी हम देखेंगे। जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद क्या है, ठीक है, और इसके कार्य क्या है वो भी हम देखेंगे। राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल क्या है, और भांग को गैर अपराध घोषित करने वाला एशिया का पहला देश कौन बना है। ठीक है, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वेस्ट प्लस को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को पूरा देखें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले टॉपिक के साथ। तो क्या है सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली। तो सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि PFMS को सेंट्रल प्लान स्कीम मॉनिटरिंग सिस्टम यानी कि CPSMS के रूप में जाना जाता था। पहले ये इस नाम से जाना जाता था, तो अब इसका नाम परिवर्तन करके क्या कर दिया है, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली। PFMS एक वेब आधारित ऑनलाइन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जिसे वित्त मंत्रालय के लेखा मानयंत्रक यानी कि CGA के कार्यालय द्वारा विकसित और कार्यान्वित किया जाएगा। तो ये वेब आधारित ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है, ठीक है, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, जैसे कि व्हाट्सएप और फेसबुक वगैरह होता है वो। तो और ये वित्त मंत्रालय का जो लेखा महानियंत्रक होता है CGA होता है, उसके कार्यालय द्वारा विकसित किया गया है और उसी के द्वारा ये कार्यान्वित किया जाएगा। अब इसका उद्देश्य क्या होगा, तो इसका उद्देश्य एक कुशल निधि प्रवाह प्रणाली के साथ साथ निधि मतलब यहाँ वित्त से है के साथ साथ भुगतान सह लेखा नेटवर्क स्थापित करके भारत सरकार के लिए एक मजबूत सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली की सुविधा प्रदान करना है। किसके लिए, इंडियन गवर्नमेंट के लिए एक मजबूत सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली की सुविधा प्रदान करना। इसके अंदर क्या क्या कवरेज किया गया है, तो इसके अंदर वर्तमान में PFMS यानी कि सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली कवरेज के दायरे में केंद्रीय क्षेत्र और केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों के साथ साथ वित्त आयोग अनुदान सहित अन्य व्यय भी शामिल है। तो यह आपसे पूछा जा सकता है कि जो PFMS है यानी कि सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली है, उसके अंदर किस किस को शामिल किया गया है, तो उसके अंदर केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं, केंद्रीय प्रायोजित स्कीम मतलब प्रायोजित वो होती हैं, ठीक है, जिसके अंदर दोनों राज्य और केंद्र दोनों वित्त का सहयोग देते हैं, और केंद्रीय क्षेत्रीय जो जिसका पूरा वित्तीय प्रबंधन कौन करता है, जिन योजनाओं का पूरा वित्तीय प्रबंधन केंद्र के ऊपर होता है वो केंद्रीय क्षेत्र की होती है, और केंद्रीय प्रायोजित वो होती है जिसके अंदर राज्य और केंद्र दोनों मिलकर वित्तीय सहयोग करते हैं। साथ साथ जो वित्त आयोग अनुदान सहित अन्य व्यय भी इसके अंदर शामिल किए गए, तो यह आप ध्यान रखिएगा। ये देख लीजिए एक बार, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि पेमेंट्स, रिसिप्ट्स, अकाउंटिंग एंड मच मोर फॉर गवर्नमेंट, फैसिलिटेट ट्रांसफर ऑफ फंड्स डायरेक्टली टू द अकाउंट ऑफ बेनिफिशियर्स, मतलब DBT है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र है। इट प्रोवाइड्स इफेक्टिव डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, ट्रैकिंग ऑफ फंड्स, और जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर वित्त ट्रांसफ़र हो रहा है तो उसको ट्रैक भी किया जा सकता है। रियल टाइम इंफॉर्मेशन ऑन रिसोर्स अवेलेबिलिटी एंड यूटिलाइजेशन अक्रॉस स्कीम, तो इसके द्वारा जितने भी संसाधन हैं उसको
एकदम पूर्णतः उपयोग, संधारणीय उपयोग किया जा सकता है उनका संसाधनों का। इंटीग्रेशन विथ एप्लीकेशन ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स मिनिस्टर्स फॉर ऑनलाइन कलेक्शन ऑफ देयर रिसिप्ट, तो यह है PFMS। नेक्स्ट है राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022। हाल ही में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून के अवसर पर 7 जून को मनाया जाता है। के अवसर पर भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी कि FSSAI, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया का चौथा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक यानी कि स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स SFSI जारी किया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट कौन कौन से? तो सबसे पहले विश्व खाद्य सुरक्षा सूचकांक कब मनाया जाता है? तो 7 जून को, ठीक है। और जो राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक है वो किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो वो FSSAI द्वारा यानी कि भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा जारी किया जाता है। कौन सा संस्करण है? तो ये इसका चौथा संस्करण है, ठीक है। इस सूचकांक में खाद्य सुरक्षा के 5 मानकों, कितने मानकों? 5 मानकों पर राज्यों के प्रदर्शन को मापने का प्रयास किया गया है। तो आपसे ये भी पूछा सकता है कि राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कितने मानक हैं? तो वो है 5 मानक। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक का एक बार देख लेते हैं परिचय। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा खाद्य सुरक्षा के 5 महत्वपूर्ण मानकों पर राज्यों के प्रदर्शन को मापने के लिए 2018-19 में राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक को विकसित किया गया था। तो पहली बार ये कब विकसित किया गया था? 2018 के अंदर। तब से लेकर अब तक इसके कितने संस्करण जारी हो चुके हैं? तो ये इसका चौथा संस्करण है। यह सूचकांक हमारे नागरिकों को सुरक्षित एवं पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने में मदद करेगा। हमारे नागरिकों को मतलब जो इंडियन सिटीजन है उनको, विदेशी शामिल नहीं है इसके अंदर। नागरिकों का मतलब यही होता है केवल और केवल भारतीय, ठीक है। ये देखिए रैंक जिसकी फर्स्ट रैंक आई है वो है तमिलनाडु। कौन है? वो है तमिलनाडु। तमिलनाडु की फर्स्ट रैंक है और इसका स्कोर है 82। कितना? 82। और सेकंड पे है गुजरात और इसका स्कोर है 77.5। फिर थर्ड पे है महाराष्ट्र। क्या है? महाराष्ट्र और इसका स्कोर है 70। तो टॉप 3 है, पहले पे नंबर पे तमिलनाडु, दूसरे पे गुजरात और तीसरे पे महाराष्ट्र। और अंत के अंदर जो टॉप 10 के अंदर जो 10वां है वो है राजस्थान। तो ये भी आप याद रखिए, कौन है? राजस्थान। और इसका स्कोर कितना है? तो इसका स्कोर है 50.5। अब वो 5 मानक कौन से हैं जिसके आधार पर राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी किया जाता है? तो पहला है मानव संसाधन और संस्थागत डेटा, मतलब जो ह्यूमन रिसोर्स है वो, और जो संस्थागत डेटा है वो। दूसरा है अनुपालन, ठीक है। और तीसरा है खाद्य परीक्षण, बुनियादी ढांचा और निगरानी। चौथा है प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण। और 5वां है उपभोक्ता सशक्तिकरण। तो एक बार देख लीजिए फिर से, क्योंकि कई बार एग्जाम में मानक भी पूछ लेते हैं, ठीक है, कि राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक के इनमें से कौन कौन से मानक हैं जिनके आधार पर यह जारी किया जाता है। तो पहला है मानव संसाधन और संस्थागत डेटा, दूसरा है अनुपालन, तीसरा है खाद्य परीक्षण, बुनियादी ढांचा और निगरानी, चौथा है प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण और 5वां है उपभोक्ता सशक्तिकरण। अब विभिन्न राज्यों का प्रदर्शन कैसा रहा है वो भी देख लेते हैं। इस वर्ष मतलब 2022 में राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में बड़े राज्यों में तमिलनाडु शीर्ष पर, अभी देखा अपन ने, शीर्ष स्थान पर रहा। उसके बाद गुजरात 2 नंबर पे, सेकंड नंबर पे, और तीसरे नंबर पे रहा महाराष्ट्र। छोटे राज्यों में गोवा पहले स्थान पर रहा, उसके बाद मणिपुर, सिक्किम का स्थान रहा। मतलब छोटे राज्यों में पहले स्थान पर गोवा, दूसरे स्थान पर मणिपुर और तीसरे स्थान पर सिक्किम रहा। केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू कश्मीर पहले स्थान पर रहा, दिल्ली दूसरे स्थान पर रहा और चंडीगढ़ तीसरे स्थान पर रहा। तो ये आप एक बार देख लीजिए। फिर नेक्स्ट है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 7 जून को, अभी देखा अपन ने। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO
आप मुझे बताएंगे कि इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ है और ये कब स्थापित किया गया था, कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO तथा संयुक्त राष्ट्र का खाद्य एवं कृषि संगठन FAO, और जो ये FAO है यानी कि खाद्य एवं कृषि संगठन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है और ये कब स्थापित हुआ था, तो ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। द्वारा संयुक्त रूप से सदस्य राज्यों एवं अन्य संबंधित संगठनों के सहयोग से विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे मनाया जाता है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस को पहली बार 2019 में मनाया गया था। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि जो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस है वो किसके सहयोग से संयुक्त रूप से जारी किया जाता है, तो WHO, FAO और जो संबंधित संगठन है इसके, ठीक है, वो भी। पहली बार कब, तो 2019 में पहली बार ये जारी किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है जारी करने का, तो वर्ष 2019 में खाद्य सुरक्षा का भविष्य, ये 2019 की थीम थी, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। तो वर्ष 2019 में खाद्य सुरक्षा का भविष्य के लक्ष्य के साथ अदीस अबाबा सम्मेलन और जेनेवा फोरम द्वारा खाद्य सुरक्षा को बढ़ाने हेतु की गई प्रतिबद्धताओं को मजबूत करना था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि 2019 में खाद्य सुरक्षा भविष्य के लक्ष्य के तहत अदीस अबाबा सम्मेलन और जिनेवा फोरम द्वारा खाद्य सुरक्षा को बढ़ाने हेतु की गई प्रतिबद्धताओं को मजबूत करना इसके अंदर शामिल है। और 2022 की थीम क्या है, तो सुरक्षित भोजन बेहतर स्वास्थ्य। तो ये भी आप इम्पोर्टेंट है, आप ध्यान रखेंगे कि 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया, ठीक है। और 2022 की जो थीम है वो क्या है, सुरक्षित भोजन बेहतर स्वास्थ्य। 2019 की क्या थी, तो खाद्य सुरक्षा का भविष्य। अब नेक्स्ट है न्यूनतम समर्थन मूल्य। तो ये क्या है, MSP। आपने देखा होगा कि दिल्ली बॉर्डर पर किसानों ने जो नए किसान बिल थे, ठीक है, उनके खिलाफ आंदोलन किया था, ठीक है, और वो आंदोलन सफल भी रहा। तो ये किसानों की जो फसल होती है उसको सरकार द्वारा दिया गया एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है, जिसके आधार पर सरकार उनसे अनाज या फसल खरीदती है। तो क्या है, न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसी भी फसल का वह न्यूनतम मूल्य होता है जिस पर सरकार किसानों से फसल खरीदती है, जैसा कि अभी मैंने बताया। वर्तमान में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति खरीफ रबी दोनों मौसमों में उगाई जाने वाली 23 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करती है। तो वर्तमान में, ये इम्पोर्टेंट है, वर्तमान में जो आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति है वो कितने फसलों के लिए MSP जारी करती है, तो वो करती है 23। अब उसके अंदर कौन कौन सी फसलें शामिल है, तो खरीफ और रबी दोनों मौसम में उगाई जाने वाली फसलें शामिल हैं। इन अनिवार्य फसलों में खरीफ मौसम की 14 फसलें, रबी मौसम की 6 फसलें और 2 अन्य वाणिज्यिक फसलें शामिल हैं। ऐसे टोटल करके 23 फसलें इसके अंदर शामिल हैं। अब MSP की गणना कैसे की जाती है, न्यूनतम समर्थन मूल्य की गणना किसानों की उत्पादन लागत के कम से कम 1.5 गुना यानी कि 1.5 कीमत के आधार पर की जाती है। 2018-19 के केंद्रीय बजट में की गई घोषणा के अनुसार MSP को उत्पादन लागत के 1.5 गुना के बराबर रखा जाएगा। कितने के बराबर, 1.5 गुना की। न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कृषि लागत एवं मूल्य आयोग यानी कि CACP कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस की संस्तुति पर 1 वर्ष में 2 बार किया जाता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जो MSP है उसका निर्धारण कृषि लागत एवं मूल्य आयोग यानी कि CACP द्वारा वर्ष में 2 बार निर्धारित किया जाता है। CACP एक वैधानिक निकाय है। जो कृषि लागत और मूल्य आयोग है वो एक वैधानिक निकाय है जो खरीफ और रबी मौसम के लिए कीमतों की सिफारिश करने वाली अलग अलग रिपोर्ट तैयार करता है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट है वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग। क्या है ये, तो वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग यानी कि कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट CAQM का गठन अक्टूबर 2020 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और इसके निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन हेतु आयोग अध्यादेश 2020 के तहत किया गया था। तो जो वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग है उसकी स्थापना कब होती है, तो 2020 में होती है। कहाँ होती है, तो दिल्ली के अंदर होती है। ये किस लिए, क्योंकि वायु की गुणवत्ता जांचने के लिए ये आयोग होगा, ठीक है।
और कौन से अध्यादेश के तहत ही इसको स्थापित किया गया था? तो वायु गुणवत्ता प्रबंधन हेतु आयोग अध्यादेश के द्वारा इसको 2020 के तहत इसको स्थापित किया गया था। CAQM का गठन करने के लिए पूर्ववर्ती पर्यावरण प्रदूषण रोकथाम एवं नियंत्रण प्राधिकरण अर्थात EPCA को भंग कर दिया गया था। मतलब इसके पहले जो संस्था थी जो वायु गुणवत्ता का प्रबंधन करती थी, कौन सी? पर्यावरण प्रदूषण रोकथाम एवं नियंत्रण प्राधिकरण, उसको इसकी स्थापना के दिन से भंग कर दिया गया था। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग एक सांविधिक प्राधिकरण है, यानी कि स्टैट्यूटरी बॉडी है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे, जो वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग है यानी कि CAQM है, वो एक सांविधिक प्राधिकरण होगा। यह केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जैसे निकायों का अधिक्रमण करेगा। मतलब ये भी इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये, कि जो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है और दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, उन सबको ये अधिकार में ले लेगा, मतलब इसी का अधिकार रहेगा। वर्ष 2021 में संसद द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और इसके निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन हेतु आयोग विधेयक को मंजूरी दी गई थी। कब दी गई थी? 2021 के अंदर। अब इसकी संरचना देख लेते हैं, तो इसके अंदर कौन कौन शामिल होता है। आयोग की अध्यक्षता भारत सरकार के सचिव अथवा राज्य सरकार के मुख्य सचिव रैंक के अधिकारी द्वारा की जाएगी। अध्यक्षता किसके द्वारा? या तो भारत सरकार का सचिव होना चाहिए या फिर राज्य सरकार के मुख्य सचिव रैंक का कोई अधिकारी होना चाहिए। अध्यक्ष जो होगा 3 साल की अवधि और 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक पद पर कार्य करेगा। तो मतलब 3 वर्ष और 70 वर्ष, 3 वर्ष का कार्यकाल होगा और 70 वर्ष की उसकी रिटायरमेंट आयु होगी। आयोग के विभिन्न मंत्रालयों के साथ साथ हितधारक राज्यों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। मतलब मंत्रालय के साथ साथ जो उसके संबंधित राज्य हैं वो भी उसके प्रतिनिधि, उस राज्य के प्रतिनिधि भी इसके अंदर शामिल होंगे। इसमें केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो और सिविल सोसाइटी के विशेषज्ञ भी सदस्य के रूप में शामिल होंगे। तो ये सेंटेंस बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आप जो ये है वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग है, उसके अंदर ये अनुमान भी नहीं लगा सकते कि इसके अंदर इसरो और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के विशेषज्ञ भी शामिल होंगे। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और इसरो के और सिविल सोसाइटी के विशेषज्ञ भी शामिल होंगे। अब इसकी शक्तियाँ और कार्य देख लेते हैं। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को वायु प्रदूषण से संबंधित मुद्दों पर संबंधित राज्य सरकारों को निर्देश जारी करने का अधिकार होगा। मतलब जिस राज्य के अंदर ये काम कर रहा है उनको वायु गुणवत्ता से संबंधित राज्य सरकार को निर्देश जारी करने का अधिकार होगा। आयोग राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि NCR और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता की सुरक्षा और सुधार के उद्देश्य से आवश्यक समझी जाने वाली शिकायतों पर विचार करेगा। वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए मानदंड भी निर्धारित करेगा। वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए मानदंड भी निर्धारित करेगा। आयोग के पास उल्लंघनकर्ताओं को चिन्हित करने, कारखानाओं, उद्योगों तथा किसी भी अन्य प्रदूषणकारी इकाई की निगरानी करने और ऐसी इकाइयों को बंद करने की शक्ति होगी। मतलब काफ़ी शक्तिशाली बनाया गया है इसको। आयोग के पास NCR और उसके आसपास के क्षेत्रों में प्रदूषण मानदंडों का संभावित उल्लंघन करने वाले राज्य सरकारों द्वारा जारी किए गए निर्देशों को रद्द करने का भी अधिकार होगा। ठीक है, तो काफ़ी शक्तिशाली है। नेक्स्ट टॉपिक अपना जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद। क्या है ये बिराक? हाल ही में जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद, इंग्लिश के अंदर देखिए बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल यानी कि बिराक की स्थापना के 10 साल, कितने साल? 10 साल, मतलब ये 10 साल पहले 2012 के अंदर स्थापित किया गया था। 10 साल पूरे होने पर बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो 2022 की शुरुआत की गई थी। कौन सा? बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो 2022 की शुरुआत की गई थी। बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो 2022 की थीम क्या है? तो बायोटेक स्टार्टअप इनोवेशन टुवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि जो जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान परिषद है उसके द्वारा बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो 2022 की शुरुआत की गई है, जिसकी थीम क्या है?
थीम है बायोटेक स्टार्टअप इनोवेशन टुवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत। अब बिराक क्या है? जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद यानी कि बिराक जैव प्रौद्योगिकी विभाग यानी कि डीबीटी डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी द्वारा स्थापित एक गैर लाभकारी सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है। गैर लाभकारी यानी कि नॉन प्रॉफिट, और ये पब्लिक कंपनी है। उद्देश्य क्या है इसका? तो राष्ट्रीय स्तर पर प्रासंगिक उत्पाद विकास आवश्यकताओं को संबोधित करते हुए रणनीतिक अनुसंधान और नवाचार करने के लिए उभरते हुए बायोटेक उद्यम को मजबूत और सशक्त बनाना है। कार्य देख लेते हैं। इसके कार्य क्या है? लक्षित वित्त पोषण के माध्यम से जोखिम पूंजी यानी कि रिस्क कैपिटल तक पहुंच प्रदान करता है। प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण यानी कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर बायोटेक फर्मों के लिए नवाचार उत्कृष्टता लाने में मदद करने एवं उन्हें विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने हेतु आईपी प्रबंधन और हैंड होल्डिंग योजनाएं को लागू करना भी इसका कार्य है। ये देखिए बिराक का लोगो, ठीक है। बिराक इग्नाइट इनोवेट इंक्यूबेट बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसके तहत? डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के तहत। फिर है राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल। क्या है ये राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल? भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों, एजेंसियों द्वारा ऐसे लोगों को सम्मानित करने के लिए कई नागरिक पुरस्कारों की स्थापना की गई है जिन्होंने अपने क्षेत्रों में उत्कृष्ट और असाधारण योगदान दिया है। विभिन्न पुरस्कारों के लिए नामांकन आमंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा एक सामान्य राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल विकसित किया गया है। कौन सा? सामान्य। यह पोर्टल भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों, एजेंसियों के सभी पुरस्कारों को पारदर्शिता और सार्वजनिक जन भागीदारी सुनिश्चित करने में मदद करेगा। इस पोर्टल का उद्देश्य तो इम्पोर्टेंट है। उद्देश्य क्या है? नागरिकों को भारत सरकार द्वारा स्थापित विभिन्न पुरस्कारों के लिए व्यक्तियों, संगठनों को नामांकित करने की सुविधा प्रदान करता है। तो ये इस पोर्टल का उद्देश्य ये है कि अगर आपके आसपास कोई इम्पोर्टेंट व्यक्ति है जो अच्छा काम कर रहा है देश को आगे बढ़ाने में, देश को स्वच्छ सुंदर बनाने में, तो उनका नाम आप इस पोर्टल पर रजिस्टर कर सकते हो। नेक्स्ट है भांग को गैर अपराध घोषित करने वाला एशिया का पहला देश कौन सा है? तो वो है थाईलैंड। कौन सा है? थाईलैंड। थाईलैंड पहला देश बन गया है एशिया का जिसने भांग जो मैरिजुआना है उसको गैर अपराध घोषित कर दिया है। थाईलैंड मैरिजुआना को गैर अपराध घोषित करने वाला एशिया का पहला देश बन गया है। मारिजुआना को भांग, चरस, गांजा, कैनबिस आदि नामों से भी जाना जाता है। थाईलैंड ने अपने कृषि और पर्यटन क्षेत्रों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मारिजुआना को अपराध मुक्त कर दिया है। गैर अपराधीकरण के तहत अब थाईलैंड में मारिजुआना और भांग उत्पादों को उगाना और उनका व्यापार करना या बीमारियों के इलाज के लिए पौधे के कुछ हिस्सों का उपयोग करना अपराध नहीं होगा। 2018 में कनाडा भांग के मनोरंजन उपयोग को वैध बनाने वाला पहला G20 देश बन गया था। ये एशिया का पहला देश है थाईलैंड, बाकी विश्व का नहीं है। तो विश्व में तो पहला देश कौन सा था? तो वो था कनाडा, जिसने क्या किया था? भांग को मनोरंजन उपयोग को वैध बनाने वाला G20 का पहला देश था। उरुग्वे 2013 में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी वयस्कों के लिए मारिजुआना के मनोरंजन उपयोग को वैध कर दिया गया था। ठीक है, तो अब तक किस देश ने? तो एशिया का पहला तो थाईलैंड हो गया, विश्व का पहला कनाडा हो गया। ठीक है, विश्व का पहला कनाडा नहीं हुआ, बल्कि 2018 में कनाडा ने ऐसा किया था, जबकि उरुग्वे जो दक्षिण अमेरिका का जो देश है उसने 2013 में 18 वर्ष से ऊपर के अधिक आयु के सभी वयस्कों के लिए मारिजुआना का मनोरंजन उपयोग को वैध कर दिया गया था। तो ये आप ध्यान रखें। तो ये थे आज के प्रमुख टॉपिक अपने जो अपन ने पढ़ा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।